नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि राष्ट्र क्या होता है और किसी राष्ट्र को बनने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं। तो राष्ट्र को समझने से पहले, मतलब राष्ट्र को परिभाषित करने से पहले, हम एक जरूरी एग्जाम्पल लेके इसको समझने के प्रयास करते हैं। कि कल्पना करो, आप एक मेले में हैं। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे मेले में हैं जिस मेले में हजारों लोग मौजूद हैं। ये हजारों लोग जो हैं बेटा, ये अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग जाति से संबंधित है। और ये मान लेते हैं ये मेला भोपाल में लगा हुआ है। तो भोपाल में एक मेला लगा हुआ है जिस मेले में हजारों लोग जो अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग जाति के लोग हैं जो एकत्रित हुए हैं। इसी मेले में अचानक से आप देखते हैं कि राष्ट्रगान बजना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही राष्ट्रगान बजना स्टार्ट होता है तो आप पाएंगे कि जो अलग अलग धर्म और भाषा और जाति के लोग मौजूद हैं वो सावधान या अटेंशन की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण था? ये हजारों लोग जो अलग अलग धर्म, भाषा और जाति के लोग मौजूद थे, तो ये लोग जो हैं सावधान या अटेंशन की पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस का सबसे बड़ा कारण आपको यही दिखाई देगा कि ये सावधान की पोजीशन में आ रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण था बेटा एक विचार, और वह विचार था राष्ट्र का विचार। राष्ट्र का विचार, ये राष्ट्र का विचार ही इनको सावधान या अटेंशन की पोजीशन में ला रहा है। मतलब ये सभी लोग इस राष्ट्र से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ये राष्ट्र से। और इस वजह से जब इस राष्ट्र का राष्ट्रगान बजता है तो राष्ट्रगान बजने के दौरान ये जो सब लोग हैं अटेंशन या सावधान की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल था, उदाहरण था। अब इसको हम समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो वास्तव में राष्ट्र है क्या, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है बेटा। कैसी विचारधारा है? मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा आप कह सकते हो, या मनोवैज्ञानिक के साथ साथ आप अगर कहना चाहो तो आप सांस्कृतिक विचारधारा भी कह सकते हो। तो राष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक विचारधारा है जिसमें लोग जो हैं, जिसमें लोग या लोगों का समूह, जिसमें लोग या लोगों का समूह जो है ये क्या करता है, आपस में जुड़ा महसूस करता है। जैसे हम और आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था शुरुआती समय में ही कि जैसे ही वो राष्ट्रगान बजना स्टार्ट होता है तो आपने देखा कि सभी लोग जो हैं वो एक साथ अटेंशन या सावधान की पोजीशन में आ गए। तो ये किस विचार के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए हैं, और वह विचार था राष्ट्र का। तो राष्ट्र एक विचार है। इसी वजह से मैंने इसको कहा कि बेटा राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, यहाँ एक सांस्कृतिक विचारधारा है। और इस विचारधारा में लोग जो हैं बेटा, या लोगों का समूह है, वो एक दूसरे से कनेक्ट या जुड़ा महसूस कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि हम भारतीय हैं, मतलब हम और आपके बीच में, हमारे और आपके बीच में एक चीज कॉमन है। वह कॉमन क्या है? भारतीय होना। तो भारतीय होने के विचार से हम और आप एक दूसरे से क्या जुड़ा महसूस कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं कहूं, अगर आप जैसे भारतीय होने से आप और हम जुड़ा महसूस कर रहे हैं, क्या आप नेपाली पर्सन से या बांग्लादेशी पर्सन से या पाकिस्तानी पर्सन से या अमेरिकी पर्सन से आप क्या जुड़ा महसूस करेंगे? उतना जितना भारतीय पर्सन से जुड़ा महसूस करेंगे, क्योंकि हम एक देश के अंदर रहते हैं और एक राष्ट्र के अंदर रहते हैं। तो राष्ट्र से हमारा एक लगाव है, एक प्रेम है, और यही प्रेम मुझे और आपको क्या करता है? कनेक्ट करता है, या मुझे और आपको जोड़ रहा होता है। अब ये जोड़ रहा है, अब ये जुड़ाव किस किस स्तर पे हो सकता है? अगर देखें बेटा, ये जुड़ाव किस कारण से है, उसका रीजन भी है बेटा। उसका रीजन है बेटा, इस जुड़ाव का, वो जुड़ाव का रीजन है बेटा, हम ये जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उस जुड़ाव का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों का एक साझा इतिहास रहा है, एक कॉमन हिस्ट्री रही है हम लोगों की। अब वो कॉमन हिस्ट्री क्या है? जैसे मेरी हिस्ट्री हो या आपकी हिस्ट्री हो, हम लोगों की कॉमन हिस्ट्री रही। कॉमन हिस्ट्री क्या है? हम सब ब्रिटेन के गुलाम रहे। हम सब किसके गुलाम रहे हैं? ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। मतलब कहने का अर्थ है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास कॉमन है। और उस इतिहास की वजह से अगर मैं अपना इतिहास देखूं या आप अपना इतिहास देखो तो लगभग एक सा इतिहास दिखाई देगा। हमारे पूर्वज भी
स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके पूर्वज भी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। या कहना चाहो कि हम भी आजादी की भूख के साथ में दिखाई देंगे 1947 से पहले। यहाँ आपके परिवार के अंदर भी, आपके पूर्वजों के अंदर भी अगर देखोगे तो 1947 से पहले आजादी की भूख थी। तो अगर देखना चाहे तो पहला एक कारण हो सकता है साझा जुड़ाव का, हम लोग कनेक्ट महसूस करते हैं, जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि हम लोगों की हिस्ट्री कॉमन है, हम लोगों का इतिहास कॉमन है। इसके साथ साथ में अगर देखना चाहें तो जुड़ाव का दूसरा कारण बन जाता है बेटा, हिस्ट्री के साथ साथ में हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति भी समान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें तो जब हम दिवाली त्योहार मनाते हैं, तो दिवाली का त्योहार हो या होली का त्योहार हो, होली का पर्व हो या दिवाली का पर्व हो, वो लगभग पूरे भारत में एक जैसा ही मनाया जाता है। तो दिवाली का पर्व हो या होली का पर्व, जब हम दिवाली का पर्व मना रहे होते हैं, होली का पर्व मना रहे होते हैं, चाहे मैं मनाऊं चाहे आप मनाएं, तो ये अपने आप में जो हमारा कल्चर है वो कल्चर भी लगभग एक सा है। और उस एक सा कल्चर होने के नाते हम क्या कर रहे होते हैं, अपने एक दूसरे से हम कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिवाली और होली का दिया। इसके साथ साथ में कल्चर के साथ साथ में अगर हम परंपरा देखें तो हमारी परंपराएं भी क्या है, हम एक देश के अंदर रहते हैं और उस देश में लगभग परंपराएं भी हम लोगों की एक सी ही मौजूद हैं। और उन परंपराओं के माध्यम से भी हम एक दूसरे से क्या कनेक्ट महसूस करते हैं, जुड़ाव या कनेक्शन महसूस कर रहे होते हैं। तो हम याद रखें बेटा, हमारा साझा इतिहास है, कॉमन हमारी हिस्ट्री है। कॉमन हिस्ट्री के साथ साथ में हमारा कॉमन कल्चर एंड कॉमन ट्रेडिशन भी आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि इसका कल्चर अलग अलग नहीं होते। मैंने बिल्कुल सही बात है कि हम नॉर्थ में कल्चर देखें और साउथ इंडिया में कल्चर देखें तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा, नॉर्थ इंडिया के कल्चर और साउथ इंडिया के कल्चर में। लेकिन जब दिवाली मनाई जाएगी, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो साउथ इंडिया में हो, तो दिवाली के दिन पूजा तो राम की ही होगी ना। तो ध्यान रखो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में दिवाली मनाई जाए तब भी राम की पूजा की जाएगी, साउथ इंडिया में दिवाली मनाई जाए तब भी राम की ही पूजा की जाएगी। तो ये बात याद रखें। अगर मूल विचार देखें संस्कृति का, दिवाली या होली का त्योहार, तो मूल विचार में हम जुड़ाव ही महसूस करते हैं। तो ऐसे ही हमारी परंपरा है। तो हो सकता है कि नॉर्थ बेल्ट की परंपरा और साउथ बेल्ट की परंपरा में अंतर दिखाई दिया जाए, लेकिन वह अंतर इतना गहरा नहीं होगा कि आप कनेक्शन या जुड़ाव महसूस ना कर पाए। इसके साथ साथ में आपको एक चीज और दिखाई देगा, वो है भाषा। आपको दिखाई देगी कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषाओं में देखोगे तो आपको गुजराती, मराठी, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं दिखाई देती हैं। लेकिन भारत की अगर भाषा देखना चाहें जिससे हम लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं, वो भाषा कौन सी है भारत में? हिंदी भाषा। भारत में एक हिंदी भाषा आपको ऐसा दिखाई देगी, नॉर्थ से चले जाओ साउथ में, नॉर्थ से साउथ में चले जाओ, ईस्ट से चले जाओ वेस्ट में चले जाओ, तो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अगर देखना चाहोगे तो हिंदी भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर मोटे तौर पे अगर देखना चाहें बेटा, तो ये आपको दिखाई देंगे किसी राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों में उसमें साझा इतिहास दिखाई देगा, कॉमन हिस्ट्री दिखाई देगी। कॉमन हिस्ट्री के साथ साथ में आपको कल्चर दिखाई देगा, कॉमन कल्चर और कॉमन ट्रेडिशन। इसके साथ साथ में भाषा भी दिखाई देगी कि भाषा भी हमें आपस में जोड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दें, मैं आपको ऑप्शन दूं, अगर आप हिंदी भाषा बोलते हो तो अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप किस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे, आपको भविष्य में जाके कहीं रोजगार करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है, कहीं पे जाके जॉब करनी है, तो आप किस क्षेत्र में बसना पसंद करेंगे? अगर आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो सामान्यतः आप उसी क्षेत्र में जॉब करना ज्यादा पसंद करेंगे जहां हिंदी भाषा बोली जाती हो। अगर आपके पास में दो ऑप्शन हो, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है और एक ऐसा क्षेत्र जहां पे उर्दू भाषा बोली जाती है, तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप किस क्षेत्र में जॉब करना पसंद करेंगे, तो आप हिंदी को ही चुनेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा के माध्यम से आप सरलता से क्या कर पाएंगे, क्योंकि वह आपकी भाषा है। तो आप अपनी भाषा के माध्यम से, आपकी भाषा बोलने वाले लोगों से आप क्या कर पाएंगे, आसानी से जुड़ पाएंगे। तो ये बात याद रखें। तो भाषा भी एक जोड़ने का प्रयास कर रही होती है, तो भाषा भी एक अनिवार्य तत्व में शामिल होती है, राष्ट्र निर्माण के या राष्ट्र के एक अनिवार्य तत्व में आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ में आप एक चीज समझना, एक और तत्व दिखाई देता है, वो है भौगोलिक। भौगोलिक मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम कहां पे रहते हैं बेटा, हम एक राष्ट्र में रहते हैं और वो राष्ट्र कौन सा है, वह राष्ट्र है भारत। और भारत में हम रहते हैं तो भारत को हम क्या करते हैं बेटा, भारतीय क्षेत्र से हमारा एक अलग लेवल का लगाव है, भारतीय क्षेत्र से हमारे अलग लेवल का प्रेम है। हम भारत के लिए अपने प्राण दे सकते हैं और भारत के लिए हम प्राण ले भी सकते हैं। तो ये बात याद रखें। अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा, अगर मैं कहूं कि आपको नेपाल की लड़ाई लड़नी है, तो आप क्या नेपाल के लिए लड़ाई लड़ोगे?
मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश के लिए आपको लड़ाई लड़नी है, कि आप बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। क्यों नहीं लड़ाई लड़ोगे? उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि आपको, आपके अंदर उस देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं है, उस राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं है। लेकिन जब आप भारत की बात करते हैं, क्योंकि आप भारतीय हैं और भारत के अंदर रहते हैं, तो आप याद रखें, आप अपने देश के प्रति क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। इसी को बोला जाता है भौगोलिक जुड़ाव। क्या बोला जाता है बेटा? भौगोलिक जुड़ाव। कि अमेरिकी लोग अमेरिका से प्रेम करेंगे और भारतीय लोग भारत से प्रेम करेंगे, नेपाली लोग नेपाल से प्रेम करेंगे, नेपाली लोग नेपाल के लिए अपना बलिदान देंगे, भारतीय लोग भारत के लिए अपना बलिदान देंगे। तो एक राष्ट्र के आपको तत्व दिखाई देगा भौगोलिक जुड़ाव। तो भौगोलिक जुड़ाव के साथ साथ में अगर हम देखना चाहें तो आपको पता भी होगा, हम अपने देश को माता कह के बुलाते हैं। माता कहने का मतलब ये होता है कि हम अपने देश को माता के तौर पे प्यार करते हैं, और इस माता के लिए अगर हमें बलिदान देना पड़े, इस माता की रक्षा के लिए, तो हम कतई संकोच नहीं करते, हम अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। इसके साथ साथ में एक चीज और समझना कि राष्ट्र निर्माण के लिए और कौन से तत्व दिखाई देंगे, तो इसके अलावा आपको ये और दिखाई देगा, वह है सामूहिक इच्छा शक्ति। सामूहिक इच्छा शक्ति। सामूहिक इच्छा शक्ति क्या होता है? कलेक्टिव विल पावर या कलेक्टिव विल, सामूहिक इच्छा शक्ति, ये क्या होती है? सामूहिक इच्छा शक्ति का अर्थ है कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, तो ये देश किनके इच्छाओं से चलेगा? हमारी और आपकी इच्छाओं से। हम और आपकी इच्छा मतलब हमारे देश के लोगों की इच्छा से चलेगा। मतलब एक चीज समझना कि भारत में प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से हमारे देश को चलाएंगे, नहीं, प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं होती। प्रधानमंत्री को हम लोगों ने, आप सब ने मिलकर बनाया है, तो हमारी इच्छा होती है। तो सुप्रीम इच्छा किसकी है? जनता की इच्छा, जनता की इच्छा। तो ये बात याद रखें, इसी को बोलते हैं सामूहिक इच्छा शक्ति। तो राष्ट्र में ये आपको दिखाई देगी कि राष्ट्र के लोग जो हैं, उनकी इच्छा के अनुसार देश या राष्ट्र का संचालन हो रहा होता है, राष्ट्र संचालित हो रहा होता है। तो ये सामूहिक इच्छा शक्ति आपको दिखाई देगी। ये सामूहिक इच्छा शक्ति राष्ट्र को बनाने वाला बहुत अनिवार्य तत्व आपको दिखाई देगा। जैसे अमेरिका संचालित होता है अमेरिका लोगों की इच्छाओं के अनुसार, भारत संचालित होता है भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुसार। और हमारी इच्छाओं को जानने के लिए आपको पता ही है, हर 5 साल में क्या होते हैं? चुनाव या इलेक्शन हो रहे होते हैं। ये चुनाव और इलेक्शन है क्या? यही तो जानने की कोशिश करते हैं चुनाव और इलेक्शन में कि जनता की इच्छा क्या है, जनता किस शासन को प्राथमिकता दे रही है। तो ये बात याद रखें, सामूहिक इच्छा शक्ति से ही देश का संचालन, राष्ट्र का संचालन किया जा रहा होता है। तो राष्ट्र निर्माण का एक बहुत जरूरी तत्व बन जाता है आपका सामूहिक इच्छा शक्ति। इसके अलावा अगर देखना चाहें, इसके अलावा अगर देखें तो बेटा धार्मिक विश्वास भी आपको दिखाई देंगे। हर एक राष्ट्र में आपको धार्मिक विश्वास दिखाई देंगे, रिलीजियस बिलीफ दिखाई देंगे। और ये धार्मिक विश्वास भी राष्ट्र के निर्माण का एक आवश्यक तत्व बन जाते हैं। जैसे अगर भारत में देखना चाहे तो भारत में धार्मिक विश्वास क्या दिखाई देंगे? भारत में आपको लगभग सभी धर्म दिखाई देंगे। भारत में लगभग सभी धर्म मौजूद हैं। भारत में हिंदू धर्म दिखाई देगा, हिंदू के साथ में मुस्लिम धर्म मौजूद है, मुस्लिम के साथ में अगर देखें सिख मौजूद हैं, सिख के साथ में अगर देखें जैन मौजूद है, जैन के साथ में अगर देखें बौद्ध भी मौजूद है, बौद्ध के साथ में अगर देखें तो पारसी भी मौजूद है, पारसी के साथ में अगर देखें ईसाई भी मौजूद है। तो भारत में धार्मिक विश्वास में अगर देखें तो धार्मिक विश्वास में आपको विविधता दिखाई देगी, डाइवर्सिटी दिखाई देगी आपको भारत में धार्मिक विश्वास में। लेकिन इस विविधता में भी हम एक साथ मिलकर रहते हैं, हम एक साथ मिलकर रहते हैं।